Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to octahedron chemistry classes. Last lecture में हमने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल्स को हमने देखा और उसमें एक छोटा सा पोर्शन रह गया था, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा पहले। इसके बाद अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में एक इफेक्ट पढ़ा था, that was Z-man effect. That was Z-man effect. Z-man effect क्या था? When the spectral lines of hydrogen are placed in external magnetic field, then the spectral lines of hydrogen are further split into a several closely spaced line called spectral lines. ठीक है, और इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? ज़ीमैन इफेक्ट। जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन को प्लेस करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो ईच इंडिविजुअल लाइंस जो है वो फर्दर लाइंस में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? ज़ीमैन इफेक्ट। तो यहाँ पे हमने एक बात की थी कल कि हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, इसको हमने क्या किया था, इसको हमने प्लेस किया था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये फर्दर स्प्लिट होके क्या हो जाएंगे, स्प्लिट होके फर्दर लाइंस में कन्वर्ट हो जाते थे। इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, ज़ीमैन इफेक्ट। और इन जो फर्दर स्प्लिटेड लाइंस को ना स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस। और इस फिनोमेना को हमने कल क्या कहा था बेटा, ज़ीमैन इफेक्ट कहा था। इसके बाद दूसरा जो इसके अंदर फैक्टर है, या दूसरा जो इफेक्ट है, दूसरा जो इफेक्ट है वो था बेटा, वो दिया हुआ आपकी बुक के अंदर, स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट बिल्कुल सेम फिनोमेना है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के जगह पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से याद रखनी है। ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट के दरमियान डिफरेंशिएट आ सकती है, तो आपको अच्छे से याद हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शो कर रहा हूं, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। सपोज करते हैं कि ये 3 लाइंस मैंने बना दिया, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, इसको अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करें, पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड था, अब ये वाला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा दिया, ठीक है, और एक प्लेट पॉजिटिव है और दूसरा प्लेट क्या है, नेगेटिव। इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर जब हम स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन को प्लेस करेंगे ना, तो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये जो हम कहेंगे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को जब हम प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हर इंडिविजुअल लाइंस मजीद फाइन लाइंस के अंदर क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ये जो आपको नजर आ रही है फाइन लाइंस, ये बहुत ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड। तो इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस तरह से फर्दर लाइंस के अंदर क्या हुआ, स्प्लिट हुआ। इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, स्टार्क इफेक्ट।
ये जो आपको नजर आ रही है फर्दर फाइन लाइंस, ये फर्दर फाइन लाइंस आर बेसिकली स्पेक्ट्रल लाइंस। इनको हम क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रल लाइंस कहेंगे। तो इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? स्टार्क इफेक्ट। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द splitting of hydrogen spectrum into further several closely spaced lines. The splitting of hydrogen spectrum into further several closely spaced lines when they are placed into external electric field is called स्टार्क इफेक्ट। इसको हम क्या कहेंगे? स्टार्क इफेक्ट कहेंगे। ठीक है बेटा, तो ये था स्टार्क इफेक्ट। और जीमैन और स्टार्क इफेक्ट दोनों को बोहर का मॉडल या बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो यहाँ पे हमारा बोहर की जो कंट्रीब्यूशन है उसकी लिमिटेशन ही एक तरह से स्टडी हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारे लिमिटेशन है बोहर के, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर सका था। बार बार भी सिलेबस में नहीं है, तो ये 2-3 टर्म्स लिखी हुई थी, तो उसको मैंने यहाँ पे सिंपल करके एक्सप्लेन की। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है, द टॉपिक इज सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल। The particles which are present in an atom is to be known as subatomic particles। सबएटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, these particles include electron, proton, neutron, positron, neutrino, antineutrino, meson, हाइड्रोन, एटसेट्रा। ठीक है, अच्छा, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये वगैरह मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, हाइड्रोन। ठीक है, दीज आर बेसिकली द सब एटॉमिक पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एन एटम। कहते हैं कि मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, more than 100 subatomic particles are present in an atom। एक एटम के अंदर इस तरह के 100 से ज्यादा पार्टिकल्स मौजूद है। ठीक है, अब इन पार्टिकल्स के अंदर ना दो चीजें हैं जो मैं थोड़ा सा बता के आगे चलता हूं। ठीक है,
इन तमाम सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुमको डिटेल में नहीं बताऊंगा। यहाँ पे जस्ट आपने एक चीज याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये सब एटॉमिक पार्टिकल के साथ साथ ये एलिमेंट्री पार्टिकल भी है। ठीक है, और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स भी है। ये इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल भी है और सब एटॉमिक पार्टिकल भी है। ठीक है, जबकि प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये फंडामेंटल पार्टिकल तो है लेकिन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है। मैं थोड़ा सा आगे जाके डिफरेंस बताऊंगा इन दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे आपको मैं जरा क्लियर करूं। देखिए किसी भी एटम की अगर हम बात करते हैं ना, तो उस एटम के अंदर उस एटम का दो हिस्से होते हैं। ठीक है, क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये एक एटम बनाया मैंने। इस एटम के अंदर जो पहला पार्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ना, इस पार्ट को कहा जाता है न्यूक्लियर पार्ट। इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर पार्ट कहा जाता है। और ये जो बाहर आपको नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको नॉर्मली हम ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इनको कहा जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी कहा जाता है। ठीक है, एटम के दो हिस्से हैं बेटा, एक न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। यहाँ पे हमने सब एटॉमिक पार्टिकल सबको नहीं पढ़ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पढ़ना है। तो यहाँ पे जैसे आपने याद रखनी है, जो न्यूक्लियर पार्ट है ना बेटा, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा बेटा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में मौजूद होंगे, जिसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट या शेल भी कहते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे मैं एक कंपैरिजन के तौर पे यहाँ पे टेबल मैंने पहले से बना के रखा है ताकि जल्दी से ये कवर भी हो सके। यहाँ पे मैं लिखता हूं बेटा, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये कंपैरिजन है, एक टेबल की शक्ल में इसको कंपेयर कर रहे हैं हम। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, इनको कंपेयर कर रहे हैं। ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इन वैल्यूज को आप लोग याद रख लीजिएगा। अच्छा, यहां पे मैंने लिखा है प्रॉपर्टीज, ये इलेक्ट्रॉन के लिए, ये प्रोटॉन के लिए और ये न्यूट्रॉन के लिए। अब मैं जरा वन बाय वन थोड़ा सा इसको आपको समझा देता हूं। ठीक है, इनको आप लोगों ने याद रखनी है। प्रॉपर्टीज में पहला है डिस्कवरर, जिसने डिस्कवर किया है वो कौन कौन से साइंटिस्ट है। इनमें इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टाइन ने, और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से आपने याद रखनी है कि डिस्कवरर कौन कौन थे, ये आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का नाम किसने रखा, किसने दिया, स्टोनी ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया, स्टोनी ने। प्रोटॉन का नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया था। और न्यूट्रॉन का नाम किसने दिया था, जेम्स चैडविक ने। एंड रिमेंबर दैट जेम्स चैडविक वाज द स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड, ये रदरफोर्ड का ही स्टूडेंट था। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद चार्ज की वैल्यू है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की केस में क्या है, 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम विद नेगेटिव साइन। इलेक्ट्रॉन की केस में क्या होगा, नेगेटिव साइन, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा और वैल्यू बिल्कुल वही है। यहाँ पे देखे मैग्नीट्यूड तो सेम है चार्ज की, लेकिन साइन क्या है, दोनों का अपोजिट है। और न्यूट्रॉन क्या है, जीरो चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, या इसको हम सिंपल क्या कहेंगे, न्यूट्रल। दीज आर न्यूट्रल। तो ये आपने याद रखनी है। अगला है मैस इन किलोग्राम, केजी के अंदर हमने मैस बतानी है। तो इलेक्ट्रॉन का मैस कितना है, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 केजी।
प्रोटॉन का मास कितना है 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg और न्यूट्रॉन का तकरीबन प्रोटॉन के बराबर है 1.675 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg। रिलेटिव मास देखें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, देखिए अब यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा कि 1/1836, इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज्यादा क्या होता है, हेवियर होता है। इस तरह से प्रोटॉन का 1 लिखा हुआ है और न्यूट्रॉन का भी मास 1 लिखा हुआ है। रिलेटिव चार्ज -1 +1 और 0, ये तो इसमें इतना मसला नहीं है। पोजीशन क्या है, ये वाला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होता है, मैंने अभी आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट या ऑर्बिट में होता है। बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहां पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। और आखिर में मास इन एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है, इसका 0.000549 AMU, इसका होता है 1.0073 AMU और इसके कितना होता है 1.0087 AMU। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको मैंने शॉर्टली यहाँ पे एक टेबल की शक्ल में दिया है ताकि आप इनको यहां से अच्छे से याद रख सके। अब कुछ यहाँ पे नोट की शक्ल में मैं कुछ चीजें आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है, नोट की शक्ल में, ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। पहला मैं नोट्स लिख रहा हूं बेटा कि an atom is always a neutral. An atom is always a neutral particle, ठीक है। एटम हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ठीक है बेटा। अब इसका आंसर क्या है, क्यों होता है बेटा ये, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, मैं इसको यही पे साथ लिख देता हूं, ठीक है। एक एटम जो है न्यूट्रल क्यों होगा बेटा, इट इज बिकॉज इसको मैं ऊपर ही लिखता हूं, एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन इन एन एटम इज ऑलवेज इक्वल, ये हमेशा बराबर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करता है और न्यूट्रल चार्ज होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एन एटम इज न्यूट्रल पार्टिकल बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ electron and proton in an atom is always equal, ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए क्या होगा बेटा, इसलिए क्या होगा, एक एटम जो है हमेशा न्यूट्रल पार्टिकल होगा। इसके बाद अगला जो यहां पे मैं लिखने लगा हूं कि कन्वर्ट करना है बेटा आपने mass of electron, proton and neutron in AMU, जो आपको किलोग्राम में mass दिया हुआ है उसको आप एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसमें आपने एक चीज याद रखनी है बेटा कि 1 AMU इक्वल होता है 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg के बराबर होता है। तो यहां से फिर हम क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन को यूज करते हुए, इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम आसानी से किलोग्राम में मौजूद मास को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। तो पहला हम यहाँ पे सबसे पहले अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मैं इसको जल्दी जल्दी करता हूँ बेटा, मास ऑफ, सबसे पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए आपने फॉर्मूला याद रखनी है बेटा, जो मास होगा इलेक्ट्रॉन का उसको डिवाइड करना है किस पे, 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻27 पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखे 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 डिवाइडेड बाय 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻27, तो इसका ये दोनों केजी में है, तो इसका आंसर आएगा बेटा कितना, एएमयू में 0. यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे 0.00549 AMU, ये आएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, किलोग्राम से AMU में मास को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से मास ऑफ
mass ऑफ प्रोटॉन, चलिए mass ऑफ प्रोटॉन को जरा निकालें। तो mass ऑफ प्रोटॉन के लिए क्या होगा, अगेन प्रोटॉन का mass कितना है 1.602 मल्टीप्लाई बाय 1.672, यहाँ पे लिखा हुआ है 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻27 डिवाइडेड बाय 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻27। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1.0073 AMU। दिस इज द mass of proton in atomic mass unit। इसी तरह से mass of क्या है, mass of न्यूट्रॉन, तो इसको भी आप फाइंड कर सकते हैं 1.675 मल्टीप्लाई 10⁻27 डिवाइडेड बाय 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻27। तो इसका आंसर कितना आएगा 1.0087, ठीक है AMU। और ये आ गया बेटा एटॉमिक मैस यूनिट में, क्या एटॉमिक मैस यूनिट में आ गया, एटॉमिक मैस यूनिट में इनकी वैल्यूज आ गई, ठीक है। और एक और चीज भी है यहाँ पे, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। mass of proton is 1836 times heavier than mass of इलेक्ट्रॉन। mass of इलेक्ट्रॉन से इतना हैवी है, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो इसको कैसे निकालेंगे बेटा, बड़ा सिंपल सा है। हम क्या करेंगे, जो mass of प्रोटॉन है और जो mass of इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं, इसके लिए बड़ा सिंपल सा है कि mass of प्रोटॉन डिवाइडेड बाय mass of इलेक्ट्रॉन, इनकी वैल्यूज पुट करें। mass ऑफ प्रोटॉन कितना है, mass ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे लिखा हुआ है mass ऑफ प्रोटॉन लिखा हुआ है 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻27 डिवाइडेड बाय mass ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31, दोनों के, तो इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 1836, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 1836। इसका मतलब ये हुआ कि mass ऑफ प्रोटॉन बराबर होगा 1836 टाइम क्या, mass ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये था बेटा 2-3 प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल का जो एक मेन हिस्सा है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद अगला बिहेवियर है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या बिहेवियर होगा, वो हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कहीं बात समझ ना आई हो, ठीक है, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं, आप वहां पे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वहां पे आपको आंसर करूंगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।